स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं विजय लक्ष्मी, क्लास 9th में अभी हम संविधान निर्माण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। संविधान निर्माण के पहले भाग में जब हमने अपनी क्लास ली थी तब दक्षिण अफ्रीका के अंदर चल रही गतिविधियों को समझा, वहाँ पर हो रही रंग भेद की नीति को देखा और फिर नेल्सन मंडेला जैसे एक उभरते हुए नेता जिन्होंने कि अपने संघर्ष से दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन के सपने को साकार किया, वो सारी प्रक्रिया भी समझी। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो नवीन संविधान का निर्माण हुआ, उस प्रक्रिया को देखने के बाद हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बिना संविधान के किसी भी देश या राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाना संभव है अथवा नहीं। तो जब हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में अध्ययन कर रहे थे तब हमने ये देखा कि वहाँ पर जो भेदभावपूर्ण नीतियाँ श्वेत और अश्वेत लोगों के मध्य चल रही थी, उनके निवारण के लिए, एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए उन्होंने जिन बुनियादी नीतियों को अपनाया और उन बुनियादी नीतियों के आधार पर उन्होंने जिस लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया, उसके कुछ एक आधारभूत स्तंभ थे। अगर हम उनकी बात करें तो जो दो पक्ष थे, एक श्वेत वर्ग जो कि उस समय सत्ताधारी था और एक अश्वेत वर्ग जो कि उस समय सामान्य वर्ग था, या यूँ कहें कि क्रांतिकारी वर्ग था। दोनों ने मिलकर के जब अपने संविधान का निर्माण किया तो दोनों वर्गों के मन में अनेक भ्रांतियाँ, अनेक शक या शंकाएं विद्यमान थी। जो श्वेत वर्ग था उसको लगातार यह चिंता थी कि उनके द्वारा किए गए अत्याचारों का अश्वेत वर्ग अब निश्चित रूप से प्रतिशोध लेगा, और जो अश्वेत वर्ग था उसे आज भी यह भय बना हुआ था कि श्वेत वर्ग इतनी आसानी से अपने विशेषाधिकारों को नहीं छोड़ेगा और यह अपनी नीतियों के निर्माण में कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातों को ज़रूर बाकाया रखेगा कि यह अपना प्रभाव बढ़ाकर पुनः अश्वेत वर्ग का शोषण कर सके। तो इन असमंजस की स्थितियों, इन शंकाओं के बीच जब दोनों दल एक साथ बैठे संविधान का निर्माण करने के लिए, एक नई सरकार का गठन करने के लिए, तब इन्होंने कुछ एक नियम बनाए। इनमें जो सबसे पहला नियम इन्होंने बनाया था वह था लोकतंत्र का बहुमत के शासन का सिद्धांत, यानी कि लोकतंत्र का बहुमत के शासन का जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार जो बहुमत प्राप्त दल होता है वही सत्ता में आता है, या यूँ कहें कि सरकार का गठन करता है। फिर चाहे वह अश्वेत वर्ग हो या श्वेत वर्ग हो या दोनों की मिलीजुली सरकार ही क्यों न हो, जो बहुमत प्राप्त करेगा वह सत्ता में आएगा। पहला सिद्धांत तो यह अपनाया गया। फिर देखिए कि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो वयस्क मताधिकार आज हम देखते हैं वह नहीं था। तो एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि वोट का मूल्य सबके समान रखा गया। ठीक है, दूसरा सिद्धांत इन्होंने ये अपनाया। फिर जो श्वेत वर्ग था, चूंकि वह सत्ता में था तो निश्चित रूप से वह काफ़ी संपन्न था, तो
लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत जो श्वेत वर्ग है उसकी संपत्तियों पर कब्जा न करने का समझौता भी अश्वेत वर्ग द्वारा किया गया। तो इस प्रकार के कुछ बुनियादी नियम जब दोनों वर्गों ने एक दूसरे के लिए स्वीकार किए, तो फिर भी कहीं न कहीं इनमें यह शक बना हुआ था कि ये जो नियम बन रहे हैं क्या वास्तव में इनका पालन किया जाएगा। इसी शक को दूर करने के लिए, या यूँ कहें इन सिद्धांतों पर विश्वास करने के लिए, इन्होंने इन्हें क्या कर दिया, लिखित रूप प्रदान कर दिया। और लिखित रूप का मतलब हो गया कि इन्हें संविधान के अंतर्गत लिख लिया गया। ताकि दोनों ही वर्ग इन नियमों को मानने के लिए क्या हो जाएं, बाध्य हो जाएं। तो इस प्रकार से जब अफ्रीका जैसे देश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, तो यह जो लिखित रूप था, इस लिखित रूप को ही जब संविधान कहा गया, तो हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बिना यह संभव क्यों नहीं है। तो देखिए, हम संविधान की आवश्यकता को एक बार विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, एक कारण तो जो है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वह है विश्वास हेतु, विश्वास के लिए। तो संविधान की जो सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ी, यह इसी कारण से पड़ी कि लोगों के बीच जरूरी भरोसे और सहयोग को विकसित करने के लिए क्या हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। करने के लिए क्या होता है, संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, भरोसा और विश्वास जब तक नीतियों में नहीं होगा तब तक उनका पालन करवा पाना क्या है, असंभव है। जब तक यह भरोसा और विश्वास नहीं होगा, हम किसी के प्रति कहे गए कार्य को मानने के लिए क्या होता नहीं है, तत्पर नहीं होते हैं। और यही मानने के लिए जो तत्परता है, यह भरोसे और विश्वास से आती है। और यह भरोसा और विश्वास कहाँ से आता है कि हमारे संविधान में लिखी गई है ये बात, और इसके लिए सभी व्यक्ति समान हैं, सबके लिए ये नियम बराबर है और सभी को मानना होता है। तब यह भरोसा और विश्वास जो है इन नियमों का पालन करवाने में सहयोग प्रदान कर देता है। अगली बात जो आती है संविधान के निर्माण की आवश्यकता को लेकर, वो ये है कि सरकार का गठन कैसे होता है। इस बात का निर्धारण हम संविधान के आधार पर ही करते हैं, और फैसले लेने का अधिकार भी किसे दिया जाएगा, यह भी हमारा संविधान बताता है। सरकार के गठन की प्रक्रिया हमारी संविधान में वर्णित होती है। तो एक ही प्रक्रिया को हम बार बार अपनाते हैं और वह न्यायपूर्ण होती है। अगर संविधान में वर्णित नहीं होगी तो हो सकता है इनमें आए दिन बदलाव किए जाएं और ये बदलाव जनता के हित में ना हो। और इसी प्रकार से जो सरकार होती है उसके द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं, ये किन व्यक्तियों को होगा, यह भी हमारा संविधान पहले से ही निर्धारित कर देता है। तो इन बातों को तय करने के लिए भी, सरकार के कार्यों को देखने के लिए भी, दोनों के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात की जाए तो सामान्य नागरिकों के क्या अधिकार होंगे
और इनके अधिकारों की क्या सीमाएं होंगी। ठीक है ना। अधिकारों की सीमाएं, ठीक है ना। संविधान की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात की जाए तो एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए लोगों की आकांक्षाओं का जो चित्रण है वह संविधान के माध्यम से किया जाता है। ठीक है ना। अच्छे राष्ट्र या अच्छे राज्य की, ठीक है ना, ये कार्य भी हमारा संविधान के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है ताकि बिना किसी टकराव के, बिना किसी प्रतिरोध के हम संविधान में वर्णित नियमों को सभी लोगों के द्वारा मान्य करवा सकें, उनका पालन करवा सकें और उन्हीं के अनुसार हमारी जो सरकार है इसकी रीति नीति और कार्यक्रम तय होते हैं और ये सर्वमान्य होते हैं। आगे बात की जाए तो संविधान के निर्माण की आवश्यकता को समझ लेने के बाद और अफ्रीका के अंदर जो संविधान बना था उस पर चर्चा कर लेने के बाद हम बात करें तो भारतीय संविधान जो था उसके निर्माण के बारे में भी हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। भारत के अंदर जो संविधान था उसका निर्माण करने से पहले भारत ने एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। भारत की जनता ब्रिटेन के अंडर में उपनिवेश के तौर पर थी और अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए इन्हें लगभग 200 सालों तक संघर्ष करना पड़ा था। और इस संघर्ष के दौरान भारतीय जनता ने न केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया बल्कि अपने देश की जनता और समाज के अंदर समानता, स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को लेकर के भी संघर्ष किया था। इन्होंने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही अपने स्वशासन के दिनों की छवि को भी देखना प्रारंभ कर दिया था और इन्हीं प्रक्रियाओं के अंतर्गत इन्होंने जो बुनियादी मुद्दे अफ्रीका के संविधान के निर्माण के समय उठे थे उन पर पहले से ही चर्चा प्रारंभ हो गई थी। बात की जाए तो 1931 के कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान का प्रारूप बनाकर रख दिया गया था और 1931 में ही भारतीय राजनेताओं ने या यूँ कहें कि क्रांतिकारियों ने भारत के स्वतंत्र रूप को किस प्रकार से परिष्कृत करना है इस बात पर विचार करना प्रारंभ कर दिया था और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही बुनियादी बातों पर सहमति बनाना भी प्रारंभ कर दिया था। अब बात की जाए भारतीय संविधान के निर्माण की। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो बुनियादी मामले थे उन पर
जनता ने अपनी राय व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया था, या यूँ कहें कि उन पर सहमति बना लेने का कार्य प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कि भारतीय संविधान के निर्माण के पूर्व ही उसकी पृष्ठभूमि को तैयार करने में सहयोग प्रदान करती हैं। भारत की जनता अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में अपने स्वतंत्र भारत के सपने को देखना प्रारंभ कर चुकी थी। उस समय अपनी शासन व्यवस्था में किन बातों के अंदर वो सुधार की अपेक्षा रखती थी, इस बात का निर्णय उन्होंने स्वतंत्र होने से कई वर्षों पूर्व प्रारंभ कर दिया था और उस पर विचार विमर्श करके उस पर अपने सटीक राय उन्होंने पहले ही तैयार कर ली थी। बात की जाए तो इन बुनियादी मामलों को लेकर के जब 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ, ध्यान में रखिएगा 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। और इस अधिवेशन के अंदर भारतीय जनता के प्रतिनिधियों ने संविधान की रूपरेखा रख दी थी। यानी कि एक कच्चा प्रारूप उस समय हमारे राजनेताओं द्वारा तैयार कर लिया गया था कि भारत के संविधान में वे किन अधिकारों, किन नियमों, कानूनों को अपने देश में लागू करना चाहते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो इस रूपरेखा के अंतर्गत इन्होंने जिन बुनियादी बातों को रखा था उनमें सर्वप्रमुख जो बात थी वह थी वयस्क मताधिकार। और इसका कारण ये था कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो शासक वर्ग था उसने मताधिकार सबको नहीं दे रखा था और इसी कारण से हमारी जो पहली मांग थी वह थी वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार के अलावा इन्होंने अपने देश की जनता के लिए स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों की मांग की। इन अधिकारों के अलावा देखिए भारत के अंदर पिछड़ा वर्ग अत्यधिक था। भारत स्वतंत्रता से पूर्व सांप्रदायिक विभाजन की विभीषिका को झेल चुका था। बंगाल का विभाजन हुआ था और भारत को भी स्वतंत्र करते समय भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से भारतीय राजनेताओं ने यह बात पहले ही महसूस कर ली थी कि अल्पसंख्यकों को भड़काकर या बहला फुसलाकर किसी भी प्रकार से भारत की नींव को कमज़ोर करने का कार्य उपनिवेश काल में लगातार किया जा रहा था। और इसी चीज़ को संभालने के लिए इन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की रक्षा की बात अपने संविधान के अंदर आज़ादी से लगभग 17 साल पूर्व ही रख दी थी। ये अपने समुदायों को टूटने से बचाने की ओर ध्यान भी दे रहे थे। अब देखिए कि इन अधिकारों को लेकर के जो हमने प्रारूप रखा था कराची अधिवेशन में, उसके बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जा रही थी, उस प्रशासनिक व्यवस्था को भी हमने बहुत करीब से देखा और समझा और कहीं न कहीं हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में उनका भी योगदान रहा। प्रांतीय असेंबलियों
या यूँ कहें प्रादेशिक असेंबलियों का जो गठन था, उसके द्वारा भारतीय नेताओं को असेंबली में जाने और राज व्यवस्था को, राजकाज को नज़दीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। किनके माध्यम से? प्रांतीय या प्रादेशिक। देखिए, इनका जो चुनाव था यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं था, इसमें बहुत कम लोगों को मताधिकार दिया जाता था, लेकिन फिर भी इनके माध्यम से हमें सत्ता के कार्यों को देखने और समझने का अवसर अवश्य ही प्राप्त हो गया था। इसके अलावा 1935 का भारत सरकार कानून या भारत शासन अधिनियम जिसे कहा जाता है, उसने भी हमारे संविधान निर्माण में अपनी अमिट छाप छोड़ी। इसे भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। अब इन सभी नियमों के अलावा विश्व की जो घटनाएं थी, विश्व का जो घटनाक्रम था, उसने भी भारत के संविधान में अपना योगदान दिया। जैसे कि फ्रांस की क्रांति में मूल अधिकारों की बात कही गई, मानवाधिकारों की बात कही गई। इसके अलावा ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो थी, या यूँ कहें विश्व के घटनाक्रम में घटने वाली सभी मानवीय आवश्यकताओं, उचित नीतियों का हमने अपने संविधान में अनुपालन किया या उनका समावेश अपने संविधान में किया। अगली कक्षा में हम भारतीय संविधान निर्माण के लिए जिस संविधान सभा का गठन हुआ था उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और अपने संविधान की कुछ बुनियादी बातों को समझेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और अपने नोट्स बनाएं। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो अपनी कंसल्टेशन क्लास में आकर के इसके बारे में प्रश्न करें और अच्छी तरह से अपनी बातों को समझने का प्रयास करें।